हेलो गाइस। हम सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के दूसरे लेक्चर में हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। सॉल्युबिलिटीज़ क्या है या विलेयता क्या है? तो जब हम सॉल्युबिलिटीज़ या विलेयता की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटीज़ को सिंपल वे से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका एक कांस्टेंट अमाउंट में सॉल्वेंट में कितना आपका सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, सॉल्यूट की मैक्सिमम मात्रा कितनी डिज़ोल्व हो सकती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर आपका ताप हम नियत रखें उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट पे कितनी मात्रा सॉल्यूट की डिज़ोल्व हो सकती है, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता कहते हैं। तो सिंपली अगर डिफाइन किया जाए सॉल्युबिलिटी को तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। यही आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, यानी एक नियत मात्रा के सॉल्वेंट में कितनी मात्रा विलेय की घुलित हो सकती है एक निश्चित ताप पर, उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी जो आपका द्रव विलयन है उसके बारे में हम आपका बात कर रहे हैं कि द्रव विलयन में आपका सॉल्युबिलिटी किस तरह से होती है। ये आपका चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो विलयन हैं वो आपके द्रवीय विलयन ही सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। तमाम जो रासायनिक क्रियाएँ हैं उनको द्रवीय विलयन में करना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं वो आपके द्रव विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहला हमने टाइप लिया सॉलिड इन लिक्विड कि आपका सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो ये आपका पहली जो चीज़ है वो आपका डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर आपका डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर किस तरीके का है। उस पर आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी कि कौन सा सॉल्यूट आपका कितना सॉल्यूबल होगा, उसके अमाउंट कितनी आपकी विलेय हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हम एक पॉइंट यूज़ करते हैं लाइक टू लाइक, यानी आपका अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही टाइप के हों, यानी आपका अगर सॉल्यूट आपका पोलर है, सॉल्यूट पोलर है तो वो आपका सॉल्वेंट अगर पोलर होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी अधिक होगी, यानी पोलर सॉल्यूट आपका पोलर सॉल्वेंट को ईजिली आपका डिज़ोल्व कर लेता है। इसी तरीके से जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो आपका ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। तो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, लाइक टू लाइक, यानी लाइक सॉल्यूट डिज़ोल्व लाइक सॉल्वेंट एज लाइक सॉल्वेंट, यानी दोनों ही आपके एक जैसे होंगे। जैसे आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट आपके नॉन पोलर होते हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके इजीली डिज़ोल्व होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे एज अ केरोसिन हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर यूज करें तो हमने देखा होगा कि बहुत ही जो वैसे स्ट्रेन होते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रेन होते हैं, जस्ट लाइक कोलतार है, तो कोलतार इज अ हाइड्रोकार्बन, बिटुमिन भी हम उसको कहते हैं, तो वो आपका केरोसिन में आपका इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जबकि वाटर में आपका डिसॉल्व नहीं होता है। वाटर में आपका जैसे NaCl है तो आपका दोनों आयनिक नेचर के होते हैं,
तो आपके इजीली आपके डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा जो डिजॉल्व है वो तमाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पे भी आपका डिपेंड करती है कि ग्लूकोज आपका वाटर में इजीली आपका डिजॉल्व हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो पोलर सॉल्यूट हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो पोलर सॉल्वेंट में अधिक होगी, नॉन पोलर की नॉन पोलर में अधिक होगी। दूसरा जो इफेक्ट आता है, दूसरा जो सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट है वो है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमें सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ली चैटेलियर प्रिंसिपल यानी ला सातेलियर नियम। ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जहाँ आपका पहले भी हम लोगों ने ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपका डिस्कस किया है, यानी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा जहाँ उसका जो इफेक्ट है उसका वो आपका कैंसिल आउट हो। तो अगर आपका सॉल्यूशन की प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर सॉल्वेशन की प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है यानी बिलियन बनने की डिसोसिएशन की जो प्रोसेस है वो अगर आपका एंडोथर्मिक होती है तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी मस्ट इन्हांस्ड, सॉल्युबिलिटी आपकी इन्हांस कर जाएगी यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड इफेक्ट इज प्रेशर। तीसरा जो इफेक्ट है दैट इज अ प्रेशर। क्योंकि आपका जो सॉलिड सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है यानी जिसमें आपका सॉल्यूट सॉलिड है उसमें प्रेशर हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, प्रेशर का आपका बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसका कोई आपका सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण आपका प्रभाव नहीं पाया जाता है। चूँकि प्रेशर जो सॉलिड है वो नॉन कंप्रेसिबल है तो इजीली आपका प्रेशर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दूसरा जो हमने लिया वो लिया आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हमने एक आपका सॉल्यूट गैस है, यहाँ पर हमने सॉल्यूट लिया गैस और आपका जो सॉल्वेंट है वो हमारा है लिक्विड, सॉल्वेंट यहाँ पर आपका लिक्विड है। तो जब आपका गैस और लिक्विड का आप लेते हैं तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है आपका वही नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब हम इनके नेचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका वही आपका यूज होता है लाइक टू लाइक, यानी अगर आपका पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में आपका इजीली डिजॉल्व हो जाएगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो आपका इजीली आपका पोलर सॉल्वेंट में इजीली आपका डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी का हम केस माने तो कार्बन डाइऑक्साइड है सम पोलर कैरेक्टर्स या HCl है सम पोलर कैरेक्टर्स। तो HCl जो अब वाटर में हम इसको डिजॉल्व करेंगे, H2O में अगर इसको डिजॉल्व करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इज मोर देन ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होने की तुलना में आपका HCl वाटर में आपका HCl गैस हाइड्रोजन क्लोराइड जो हाइड्रोजन क्लोरीन गैस है वो आपका जल में आपका इजीली आपका डिजॉल्व हो जाती है, यानी उसका जो सॉल्युबिलिटी है अधिक है कंपेयर टू ऑक्सीजन या आपका नाइट्रोजन की, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके नॉन पोलर हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में आपकी कम होती है। दूसरा है वही हमने लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर भी आप लासेटेलियर प्रिंसिपल की ही तरह आपका लासेटेलियर प्रिंसिपल ही आप यहाँ पे यूज करेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम डिसॉल्यूशन या सॉल्यूशन की प्रोसेस आपका डिपेंड करेगी किस पे,
ताप पे, यानी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में ही आपका शिफ्ट होगा जहाँ उसका प्रभाव आपका नगण्य हो रहा होगा। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि जो गैस है, गैस आपकी इवोपोरेट हो जाती है हायर टेम्परेचर पे। तो हाँ, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है सामान्यतः, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। तो इसको आप इस टाइप से भी देख सकते हैं कि जो गर्म पानी है, गर्म पानी में यानी जो आपका हॉट वाटर होता है उसमें जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जो आपका फिशेस वगैरह हैं, वो आपका कम पाई जाती हैं कंपेयर टू कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर में आपका ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होगी वो आपकी ज़्यादा डिजॉल्व होती है कंपेयर टू हॉट वाटर की। तो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जब आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो जनरली जितना अधिक आपका प्रेशर होगा गैस का, उतने अधिक उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होती है। इसको हेनरी, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका इसका जो क्वांटिटेटिवली आपका हेनरी इक्वेशन के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। तो हेनरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो गैस की अमाउंट होगी, जो डिजॉल्व होने वाली गैस की अमाउंट होगी, वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर आपका गैस की अमाउंट को हम मानते हैं कि दैट चाई ए या चाई 1 इज द गैस amount dissolved that is directly proportional to partial pressure of gas। इसको आपका ऐसे भी लिया जा सकता है, चाहे A इक्वल टू के पी, के इज हेयर कांस्टेंट, के की वैल्यू यहाँ पर आपकी कांस्टेंट आती है। इसको इस टाइप से दे सकते हैं हम, P इज इक्वल टू 1/k चाई ए और चाई बी जो भी आपका दिया जाए। तो इसके केस में के आपका कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू 1/k चाई, 1/k इज कॉल्ड अंदर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। तो P यानी P इज इक्वल टू KH चाई 1 या चाई 2 जो भी हमने आपका लिया है। तो ये आपका हेनरी कांस्टेंट है KH इज हेनरी कांस्टेंट। और जो KH की वैल्यू है वो आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी गैस की जो नेचर है उस पर आपका डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ ताप पे आपका डिपेंड करता है। ताप बढ़ने के साथ साथ KH का मान आपका ताप बढ़ने के साथ KH का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका जो अमाउंट है गैस की वो आपका डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द हेनरीज लॉ, ये आपका हेनरी लॉ का आपका इक्वेशन है, हेनरीज इक्वेशन। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ। अब हम बात करते हैं कि इस हेनरी लॉ का आपका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी लॉ का आपका महत्व क्या है। तो हेनरीज लॉ का जो महत्व है उसको हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखे होंगे कि जो कार्बोनेटेड बीवरेजेस हैं, कार्बोनेटेड बीवरेजेस में कार्बन डाइऑक्साइड आपका हाई प्रेशर पर आपका डिजॉल्व की जाती है। तो जैसे ही आप उसकी बोतल का ढक्कन खोलोगे तो इजीली तेज़ी के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हाई प्रेशर पर वो आपका डिजॉल्व रहती है, यानी जितना अधिक आपका प्रेशर होगा, जितना अधिक पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, उतनी ज़्यादा अमाउंट आपकी सॉल्यूबल होगी। दूसरा हम जनरली देखते हैं कि जो सी ड्राइवर्स होते हैं, तो सी ड्राइवर्स चूँकि समुद्र के अंदर आपका जाते हैं, यानी जो गोताखोर हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो समुद्र के अंदर चूँकि प्रेशर बहुत अधिक होता है,
तो जैसे ही आपका गोताखोर आप समुद्र की सतह पर वापस आते हैं, तो सतह पर वापस आने की वजह से सडनली आपका प्रेशर चेंज हो जाता है, यानी प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। तो उस केस में प्रेशर डिक्रीज होने के कारण एक मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम बैंड कहते हैं। क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड में जो नाइट्रोजन होती है वो आपका तेज़ी के साथ आपका डिफ्यूज़ होती है, तेज़ी के साथ आपका बाहर निकलती है, जिससे कि आपका बैंड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो सी डाइवर्स हैं वो अपने जो सिलेंडर्स हैं उनमें आपका जो प्रपोर्शन है वो डाइल्यूट किया जाता है। जो एयर का प्रपोर्शन है उसको डाइल्यूट किया जाता है, जिसमें लगभग 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन होती है। तो जो स्कूबा ड्राइवर्स हैं, यानी जो आपके गोताखोर हैं, वो आपका एयर को डाइल्यूट करके यूज करते हैं, जिसके साथ कि जो बैंड वाली जो प्रॉब्लम है वो ना आ पाए, नाइट्रोजन आपका इजीली आपका रिलीज बॉडी से ना हो पाए। उसके अलावा जो इसके सिग्निफिकेंस हैं खासकर हाई एल्टीट्यूड में, तो हाई एल्टीट्यूड में हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो आपका कम होता है ग्राउंड लेवल की तुलना में, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है उसके ब्लड और जो टिश्यू हैं उनमें आपका कमी हो जाती है। तो जनरली जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं उनमें आपका ऑक्सीजन की ब्लड में उनकी ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनोक्सिया एक आपका समस्या, एनोक्सिया की समस्या उनमें उत्पन्न हो जाती है, जिसमें इंसान की सोचने समझने की शक्ति आपकी कम हो जाती है। नाउ दिस इज़ द डिफरेंट इफेक्ट एंड दिस इज़ द हेनरीज लॉ। ये आपका हेनरी का नियम है। तो हेनरी नियम को आप बिल्कुल आसानी के साथ आपका डिस्कस कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। उसको आपका इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जिसको हमने इससे दिखाया है P = KH x से, और KH इज हियर हेनरी कांस्टेंट। व्हेन वी प्लॉट ग्राफ, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो वी हैव फाइंड अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और जिसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू KH। जो इसका स्लोप होगा वो आपका KH यानी हेनरी कांस्टेंट के आपका इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये आपके हेनरी लॉ के इम्पोर्टेंस और ये हेनरी लॉ है। उसके बाद हम आते हैं वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। इसको आपका वाष्प दाब भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम वाष्प दाब को डिफाइन करते हैं कि वाष्प दाब है क्या। तो किसी भी लिक्विड में हम एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी आपका जो वोलेटाइल लिक्विड है, यानी जो आपका वोलेटाइल लिक्विड है वो आपका उसमें एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वाष्पन की, वेपराइजेशन की आपकी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और साथ ही कंडेंसेशन की भी प्रोसेस चलती है। तो वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। और जो वाष्प की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इस पे जो ये वाष्प बनी है ये एक दाब एग्जर्ट्स करती है, एक इक्विलिब्रियम पे एक दाब एग्जर्ट्स करती है, जिसको हम वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को सिंपली इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है दैट इज एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन बिटवीन कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन। अ वेपर
exerts a pressure on the surface of solvent. सॉल्वेंट के सरफेस पे यानी विलायक के सरफेस पे या द्रव के सरफेस पे वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो उतना तेज़ी के साथ वाष्पन की क्रिया होगी और उतना अधिक आपका वाष्प दाब इस द्रव पर आपका क्रिएट करेगा। दूसरी चीज़, इस पर ताप का इफेक्ट हो सकता है कि आपने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने से आपकी वाष्पन की क्रिया आपकी बढ़ेगी। तो वाष्पन की क्रिया बढ़ने के कारण आपका वाष्प दाब की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये आपका वाष्प दाब है। अब हम बात करते हैं वाष्प दाब इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में आपका किस तरीके से वाष्प दाब होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। Here the solute and solute both are liquid। solute और solvent दोनों ही आपके लिक्विड हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज़ वी ऑल्सो डिफाइंड विद राउल्ट्स लॉ। इसी को हम राउल्ट्स लॉ से भी आपका डिफाइन करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ का हमने पहला जो केस लिया वो हमने लिया आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन यानी जब आपके दोनों ही जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं बोथ आर वोलेटाइल, यानी आपके दोनों लिक्विड हैं और दोनों ही आपके वोलेटाइल हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंच केमिस्ट हैं मार्टी राउल्ट इन 1886, मार्टी राउल्ट in 1886 proposed a quantitative relationship between the vapor pressure and solubility। इनके बीच आपका एक रिलेशनशिप आपका दिया। तो इसको आपका हम डिफाइन करते हैं फॉर अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, फॉर अ volatile solvent the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction, ये आपका हेनरी का नियम है। फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी एक आपका जो वोलेटाइल हमने सॉल्वेंट लिया है उसके लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसके प्रत्येक कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मोल अंश मोल प्रभाज के डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल होगा। तो लेट अस कंसीडर, हमने माना कि हमारे पास बाइनरी आपका सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन को हम कंसीडर करते हैं जिसमें आपका एक कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट इज 1 एंड कंपोनेंट इज सेकंड। आपका एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने 1 और 2 से आपका डिफाइन कर लिया। तो फॉर फर्स्ट कंपोनेंट के लिए हम जब लेते हैं तो P1 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट। P1 is partial pressure of
फर्स्ट कंपोनेंट, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट का आपका पार्शियल प्रेशर है, या इसको आपका वेपर प्रेशर भी हम कह सकते हैं। तो P1 प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट चाई 1। P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर कंपोनेंट 1। तो आपका जो प्योर सॉल्वेंट है या प्योर कंपोनेंट है 1, जो कंपोनेंट था प्योर फेज में आपका जो उसका वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट है। आफ्टर दैट वेपर प्रेशर ऑफ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई 1। फॉर सेकेंड कंपोनेंट इसी टाइप से आप सेकेंड कंपोनेंट के लिए आप ले सकते हैं। तो सेकेंड कंपोनेंट के लिए P2 इज इक्वल टू P2 नॉट चाई 2। फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, हम डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम से आपका देखते हैं। तो डाल्टन्स लॉ सेड P टोटल, जो P टोटल है उसकी वैल्यू आपकी इक्वल आती है P1 प्लस P2 की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, P1 और P2 में हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू रखते हैं। तो जो P टोटल है वो हमारा आ जाएगा P1 चाई 1 प्लस P2 चाई 2। चूँकि चाई 1 और चाई 2 इज मोल प्रभाज ऑफ वन फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। तो पहले कंपोनेंट का मोल प्रभाज चाई 1 है और दूसरे का आपका मोल प्रभाज चाई 2 है। तो हम जानते हैं कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनके मोल प्रभाजों का योग आपका 1 होता है, यानी चाई 1 प्लस चाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके केस में हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, चाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस चाई 1। इसको आपका इक्वेशन 3 में हम पुट कर देते हैं तो आपका P टोटल हमारा निकल आता है यहाँ से। तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P1 नॉट 1 माइनस चाई 2। चाई 2 की जगह हमने वैल्यू रखी है, या आप चाई 1 की जगह रख सकते हैं। चाई 1 इज इक्वल टू 1 माइनस चाई 2 कर सकते हैं, या चाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस चाई 1 कर सकते हैं। तो चाई 1 की जगह हमने रखा 1 माइनस चाई 2 प्लस P2 नॉट चाई 2। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में आपका आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 चाई 2 प्लस P1 नॉट चाई 2 प्लस P2 नॉट चाई 2। फ्रॉम हियर यहाँ से आपका P1 नॉट हमने आगे ले लिया, यहाँ से चाई 2 हम कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा P2 नॉट प्लस का है तो इसको पहले लिखा जा सकता है माइनस P1 नॉट चाई 2। दिस इज द P टोटल। तो ये हमारा P टोटल आपका निकल आया है। नई इक्वेशन राउंड्स इक्वेशंस आपकी प्रपोज हो जाती है। तो ये जो इक्वेशन है इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो फर्स्ट इज P टोटल इज दिस, जो कि आपका क्या है चाई 2 का आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह आपका काम कर रही है। इसको आप इस टाइप से भी ले सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी ये आपका एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ से हम ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो हम ग्राफिकली इस टाइप से आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ को। हमने पहले केस में हमने कंसीडर किया कि इस पॉइंट पे जो चाई 1 की वैल्यू थी दैट इज़ 1, यानी यहाँ पे आपका प्योर कंपोनेंट आपका 1 है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पे चाई 2 की वैल्यू 0 है। अभी इसमें ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ से जब हम आगे ले गए तो हाँ, आगे ले जाने के बाद हम देखते हैं कि लगातार आपका इस केस में जो पार्शियल प्रेशर होगा मैक्सिमम होगा, पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम, यानी जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 नॉट है। अब जैसे जैसे आपका मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ते जाएगा तो हमें ग्राफ इस टाइप से आपका मिलता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि चाई 1 इज इक्वल टू 0
और chi2 इक्वल टू 1। सेम टाइम जब आपका chi2 1 था तो उस केस में आपका जो हमने कंसीडर किया कि जो पार्शियल प्रेशर था सेकंड वाले कंपोनेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, वो आपका ये था। और जैसे जैसे आपका इसका कंपोनेंट कम होते गया, यानी मोल फ्रैक्शन कम होते जाएगा, तो आपका पार्शियल प्रेशर रेगुलरली डिक्रीजेस। जो वेपर प्रेशर है वो आपका रेगुलरली आपका डिक्रीज कर रहा है। वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस एंड गोज टू 0 व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज 0। तो इसको आपका ये हमने P1 ले लिया, वेपर प्रेशर ऑफ P1 एंड वेपर प्रेशर ऑफ P2। ये आपका जब आपका उसके कंपोनेंट के साथ जो वेपर प्रेशर हमने लिया, सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो ये आपका ये ग्राफ दिखाते हैं। तो हियर इज P टोटल, P टोटल इज द लाइन इज हियर। तो जो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 और P2 के आपके इक्वल आती है। तो ये आपका y इक्वल टू m अगर हमने माना कि जो आपका chi2 है वो आपका मोर वोलेटाइल है, यानी अधिक वोलेटाइल है, तो हमें इस तरीके का आपका ग्राफ प्लॉट होगा। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ से आपका इन चीज़ों को आपका समझ सकते हैं। अब सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इज हियर, दैट कंपोजिशन इन वेपर फेज। सेकंड जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका थिंग्स है वो है आपका कि आपका जो वेपर फेज में कंपोजिशन है वो क्या रहेगा। वेपर फेज में आपका कंपोजिशन क्या रहेगा। तो व्हेन वी यूज डाल्टन्स लॉ, जब हम डाल्टन्स का लॉ आपका यूज करते हैं, तो उस केस में जो प्रेशर आता है, जो कंपोजिशन आता है वो आता है आपका, इफ़ वी कंसीडर, let us consider the y1 and y2 is the mole fraction of 1 and 2 component in vapor phase। वेपर फेज में जो कंपोजिशन हम निकालेंगे, ये तो कंपोजिशन आपका जो था वो सॉल्यूशन में है। और अगर अब आपका वेपर फेज में हमें कंपोजिशन निकालना है तो वेपर फेज में जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका कंपोजिशन ज़्यादा होगा, और जो कम वोलेटाइल होगा उसका कंपोजिशन कम होगा। तो फ्रॉम दिस P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल और P2 इज इक्वल टू y2 P टोटल। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू y1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एट वेपर फेज, यानी जो वाष्पन की अवस्था है, जो वाष्प अवस्था है, उसमें जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो आपका P1 और P टोटल के अनुपात के इक्वल होगा। इसी टाइप से आपका P2 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू y2। तो इस तरीके से हम इसको आपका देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, यानी जो राउल्ट्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का ही। तो जैसे हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास जो आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर मोल फ्रैक्शन, और हम कांस्टेंट आपका P1 नॉट यूज करते हैं। ये आपका राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ। और हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा, जो आपका हेनरीज लॉ था उसके अकॉर्डिंग हमारा होता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ देयर कंपोनेंट्स, यानी उसका जो मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो केवल आपका कांस्टेंट का है। यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट है दैट इज़ यूज्ड हियर KH, और इसे जो हम यूज कर रहे हैं P1 नॉट आपका यूज कर रहे हैं, यानी जो आपका वेपर प्रेशर है
प्योर स्टेट में। तो अगर आपका के एच बिकम्स टू इक्वल टू P1 नॉट, तो उस केस में राउल्ट्स और हेनरी लॉ आपके एक है, मतलब एक जैसे केसेस में आपका यूज होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमने लिया था, फर्स्ट केस लिया था आपका बोथ वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। अब हम लेते हैं आपका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट यानी आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तब आपका किस तरीके से आपका काम करता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होता है, उसको हम यहाँ पर आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये आपका प्योर सॉल्वेंट ले लिया पहले केस में, पहला केस हमारा प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में ये आपकी प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में आपका वेपर आपका बनी, और दिस वेपर एक्सर्ट्स आ वेपर प्रेशर, इसने आपका वेपर प्रेशर आपका एक एक्सर्ट्स किया, जिसको आपका PS से आप डिनोट कर सकते हैं। इफ़ वी हैव यूज हेयर, अगर हमने यहाँ पर आपका और कंपोनेंट आपका यूज कर लिए, आपका नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्यूट यूज कर लिया, ये हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज़ किया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम इसमें मिक्स करेंगे, तो उस केस में जो वाष्पन की दर है, यानी वाष्प के कण जो जाएंगे, तो उनको ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कण हैं ये आपका रोक देंगे। तो जितना आपका वाष्पन होना चाहिए था उतना वाष्प नहीं मिल पाएगी, और जो वाष्प दाब है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको आपका P0 आप दिखा सकते हैं, इसको हमने PS आपका दिखा दिया, यानी सॉल्यूशन का वाष्प दाब। तो इसके केस में सॉल्यूशन के वाष्प दाब में आपकी कुछ कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि आपका जो नॉन वोलेटाइल आपका सॉल्यूट है, उसके केस में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम राउल्ट्स लॉ का यूज़ करते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में सॉल्यूट पर आपका राउल्ट्स लॉ काम नहीं करेगा, केवल जो आपका सॉल्वेंट है उसी पर आपका काम करेगा। लेट अस कंसीडर दैट सॉल्वेंट इज कंपोनेंट 1। सॉल्वेंट हमने कंसीडर किया कि सॉल्वेंट हमारा 1 है। तो उस केस में जो आपका P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1, P1 आपके Chi1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसको आप इस टाइप से आप दिखा सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, दैट P1 नॉट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने राउल्ट्स लॉ आपका प्रयोग किया। तो यहाँ से आप एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि हमने यूज़ किया आपका कि दोनों का जो मोल कंपोनेंट्स है Chi1 प्लस Chi2, सॉल्यूट हमारा यहाँ पे आपका 2 था, सॉल्यूट इज 2, तो Chi1 Chi2 इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू P1 इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस Chi2, इसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो उस केस में आपका P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2, ये आपका आ जाएगा। रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करते हो तो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi2, P1 नॉट Chi2, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट Chi2। तो ये जो P1 नॉट माइनस P1 है अपॉन P1 नॉट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट is called relative lowering of vapor pressure।
तो हमने पहले भी बात की कि जो वेपर प्रेशर है वो आपका डिक्रीज हो जाता है अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो दिस P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज रिलेटिव लोइंग प्रेशर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू चाई 2। तो यहाँ से भी आप राउल्ट्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के केस में।